ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का थर्ड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल पढ़ा था और आज के टॉपिक में हम बैरियर मेथड्स जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजा था, तो उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जिन्होंने नहीं किया फास्ट फास्ट करिए, और जो जो लोग देख रहे हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्टिव है नेचुरल मेथड्स या फिर नेचुरल बैरियर्स या नेचुरल मेथड्स। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट है पीरियड एब्सिस्टेंस। मतलब आप मान लीजिए एक मैरिड कपल है, मैरिड कपल अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग 10 to 17 days of menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है ये हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बाकी पीरियड एब्सिस्टेंस बेसिकली क्या है, जैसे इसके अंदर एक स्टेज होता है ओव्यूलेशन का मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो हम आगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो 10 to 17 डेज होते हैं, इसमें जो हमारे मैरिड कपल होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं ताकि प्रेगनेंसी अवॉइड हो सके, क्योंकि उसी उनमें ही हमारा ओवम जो होता है वो ओव्यूलेट होता है और उसकी 72 आवर्स तक सिर्फ वाइबिलिटी रहती है। तो वो आराम से 10 to 17 डेज में कभी भी हो सकता है, उसके फर्दर नहीं हो सकता। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स उस टाइम अवॉइड कर सकते हैं। या फिर कोइटस इंटरप्टस होता है सेकंड, कोइटस इंटरप्टस। आप मान लीजिए कोइटस इंटरप्टस में अगर एक कपल कपल इज हैविंग sexual intercourse, then male will withdraw his penis from female before ejaculation। तो बेसिकली जो हमारा कोइटस इंटरप्टस होता है, एक लेट्स सपोज कपल हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और जैसे ही इजैकुलेशन होने वाली हो, मेल विड्रॉ कर लेता है अपना पेनिस, बाकी जो इजैकुलेशन में स्पर्म्स है वो फीमेल के जो हमारे यू जो यूरेटर जो भी ट्रैक्ट होती है उसके एम्पुलरी रीजन में ना जाए, जिससे हमारा पूरा यूट्रस जुड़ा हुआ होता है। फैलोपियन ट्यूब, सॉरी ट्रैक नहीं, फैलोपियन ट्यूब। ओके, अब हमारा थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब इसके अंदर हमारी मेंस्ट्रुएशन होएगी नहीं, और अगर हमारी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होएगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो हमारे ओवम रिलीज नहीं होएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी। स्पर्म पहुंच जाएगी बट हमारे ओवम नहीं पहुंचे तो हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी। ओके, अब इसके बाद हमारे हैं सेकंड बैरियर्स, बैरियर मेथड्स। अब हमारे बैरियर मेथड्स जो होते हैं ये एक तरीके से सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को एंटर करने से रोक देते हैं
फीमेल के वेजाइना में। तो इसका सबसे पहला है हमारा कॉन्डम्स। कॉन्डम्स जो होते हैं उसमें एक मेल होता है, मेल कॉन्डम भी होता है एंड फीमेल कॉन्डम भी होता है। फीमेल प्रेफरेबली मेल कॉन्डम होता है बिकॉज उसके अंदर ही, जैसे आप मान लीजिए मेल ने ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉन्डम पहन लिया, और जो उसने पहना है उसके बाद आप मान लीजिए उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो वो जो कॉन्डम है एजैकुलेशन हुई, तो कॉन्डम अपने आप ही एक बैरियर का काम करेगा और वो उसके अंदर ही ट्रैप कर लेगा अपने आप को बिफोर गोइंग टू फीमेल ट्रैक, तो फीमेल ट्रैक में जा नहीं पाएगा। इसके बाद है हमारे डायफ्राम्स, फ्रैम, वॉल्ट्स एंड सर्विकल कैप्स। आप मान लीजिए फीमेल ने, जो फीमेल का वेजाइना होता है उसके अंदर डायफ्राम, वॉल्स एंड सर्विकल कैप्स इंसर्ट होते हैं। तो ये जैसे इंसर्ट होते हैं तो ये एक तरीके से बैरियर मेथड का काम करते हैं और जो भी स्पर्म है उसे एंटर करने से रोकते हैं। ये भी हमारा वेजाइना में लगता है, ये वेजाइना में लगता है, ये पैनिस, मेल पैनिस या फीमेल वेजाइना में लगता है। ये ज़्यादातर मेल पैनिस पे ही लगता है क्योंकि फीमेल में थोड़ी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू कम होती है बट मेल में ज़्यादा होती है। और ये जो हमारा है ये होता है हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव बट फेलियर चांसेस आर आर हाई। अगर आप लेट्स सपोज जो मेडिकल स्टोर में मिलते हैं उससे अगर एक एक मेल ने कॉन्डम्स खरीदे और बाय करने के बाद जब उसने पहना और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसके बाद उसे पता चला कि उसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव था वो पूरा मतलब आगे से टीयर था और उसका जो अंदर का एजैकुलेशन था वो फीमेल वेजाइना में जा चुका है, तो इसके फेलियर चांसेस हाई होते हैं क्योंकि ये कभी भी जैसे फीमेल वेजाइना में इंसर्जन के दौरान भी फंस सकता है, तो इसके फेलियर चांसेस हाई होते हैं। बाकी इनका भी होता है अगर गलती से भी ये टेढ़े मेढ़े लग गए तो इससे हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव रुक सकता है क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होएगा, क्योंकि अगर टेढ़े लग गए तो इसकी वजह से जो हमारे स्पर्म्स है वो एंट्री करके फैलोपियन ट्यूब में चले जाएगी। तो ये हमारे बैरियर मेथड्स है और ये हमारे नेचुरल मेथड्स है। ये एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आईयूडीज के बारे में बताता हूँ। ओके, आप सब लोगों ने लिपिस लूप और के बारे में सुना हुआ होगा। तो सबसे पहले आईयूडीज, हमारे आईयूडीज की जनरेशन 3 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, जनरेशन आईयूडीज, या फिर आप मान लीजिए इसके अंदर हमारे आ जाते हैं हमारे ये होते हैं नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। एग्जाम्पल लिपिस लूप, लूप ये ज़्यादा फर्क नहीं करता, बस इसे अगर यूट्रस में इंसर्ट कर दिया तो ये स्पर्म की मोर्टेलिटी और को कम करते हैं और इसे जाने से बचाते हैं। अब सेकेंड है हमारे, आप मान लीजिए सेकेंड जनरेशन आईयूडीज, तो ये हमारे होते हैं मेडिकेटेड, या फिर आप मान लीजिए आईयूडीज, और इसके अंदर हमारे आते हैं कॉपर रिलीजिंग रिलीजिंग आईयूडीज।
जैसे आप मान लीजिए हमारा कॉपर टी है, Cu7 है, मल्टीलॉइड 375 है, मल्टीलॉइड 375 है। आप मान लीजिए ये हमारा जो कॉपर टी या कॉपर 7 है, ये मल्टीलॉइड 375 है, ये हमारा फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट कर दिया गया। अब ये जो क्या करेगा कि ये रिलीज कॉपर आयंस, रिलीज Cu आयंस, इसके अंदर कुछ कोई चार्ज भी होता है। और अगर जैसे ही Cu आयंस रिलीज होएंगे, डिक्रीज स्पर्म मोर्टेलिटी, मतलब वो अच्छे से जो स्पर्म है उसकी स्पीड बहुत डिक्रीज हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन चांसेस लेस। तो अगर हमारा Cu7 या कॉपर रिलीजिंग आयोडीज और में से कोई भी लगाया जाता है, ये यूट्रस में लगाया जाता है, ये यूट्रस का है, जितने भी आयोडीज होते हैं हमारे यूट्रस में लगाए जाते हैं। अब मान लीजिए ये Cu+ आयंस रिलीज करेंगे और Cu+ आयंस जो है वो स्पर्म की मोर्टेलिटी कम कर देते हैं स्पीड, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाता और स्पर्म की लाइफ भी हमारी 72 आवर्स होती है और अगर वो आगे नहीं बढ़ पाया तो वो वहां पर रहते रहते ही उसकी वायबिलिटी कम हो जाएगी। इसके बाद हमारा है थर्ड जनरेशन आयोडीज। इसका ये हमारे हार्मोन आयोडीज होते हैं, हार्मोन आयोडीज। अब इसके अंदर हमारा LNG20 आ जाता है एंड प्रोजेस्टोस्टेरोन हो जाता है, प्रोजेस्टोस्टेरोन ऐसे का। अब आप मान लीजिए ये हमारे हार्मोन रिलीजिंग है, हमने इसे यूट्रस या कहीं भी डाल दिया तो इससे हमारा जो ये डलेगा, ये हमारी प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रोजेस्टेरोन करेगा, ये भी प्रोजेस्टेरोन करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, या फिर ओव्यूलेशन होएगा भी तो उसके बाद जो जो दूसरे ईस्ट्रोजन और हमारे हॉर्मोन्स है वो उनके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन या कम हो जाएगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगी हमारी। तो ये इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड डिक्रीज चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर आप मान सकते हैं मेंस्ट्रुएशन। आप मान लीजिए हमने LNG20 प्रोजेस्टेरोन, हमने मेंस्ट्रुएशन ये कुछ डाला हमने अंदर यूट्रस के और कोई पोजीशन पे, तो इससे हमारा ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और LNG20 है ये प्रोजेस्टोस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। उससे हमारा क्या होएगा, ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो इंक्रीज लेवल हो जाएगी, जबकि उसके जब हमें डिक्रीज लेवल चाहिए होते हैं तब भी वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होएगा और उसकी वजह से हमारी ओव्यूलेशन नहीं होगी। तो ये हमारे ये थे, इसका एक बार नोट कर लीजिए, मैं 2 सेकंड 3 सेकंड रुक जाता हूँ। एक ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब इसके बाद हमारा है इम्प्लांट्स। अब आप मान लीजिए इम्प्लांट्स है हमारे पास, ये जो कॉपर टीओर होते हैं ये हमारे 5 इयर्स तक या 5 इयर्स तक इंसर्जन किया जाता है इनका, तब तक हमारा कुछ नहीं हो, जो भी है कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाती है। इस जो हमारे उसके थे फेलियर चांसेस भी उसके भी हाई होते हैं, बट उसके कंपैरेटिवली जो हमारे बैरियर मेथड्स थे उनके कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। अब इसके बाद इम्प्लांट्स है हमारे, इम्प्लांट्स भी हमारे 5 इयर्स का इंसर्जन होता है, इंसर्जन फॉर 5 इयर्स। और ये हमारे जो हैंड होते हैं
हैंड के, या फिर तो यहाँ पर लगेगी या फिर इस हैंड के यहाँ लग सकते हैं। तो इम्प्लांटेड ऑन हैंड, ये यूट्रस में रेयरली करते हैं। ये हमारे इम्प्लांट्स जो होते हैं ये हम रेयरली यूट्रस में करते हैं, और ये हम ज़्यादातर अपने हैंड में करते हैं जो भी फीमेल है, ताकि उनके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन की वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ सके। अगर वो ज़्यादा बढ़ गई तो उससे भी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होएगा और इम्प्लांटेशन ऑन नहीं हो पाएगी। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आ जाएगा। वो एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिया है, ताकि छोटे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बड़ा चैप्टर बाद में हम अच्छे से कवर करेंगे। तो इम्प्लांट्स भी ये है, हैंड में होते हैं। ये 5 या 6 पिंस होती है जो हम अंदर डालते हैं। उसके अंदर हमारा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। जैसे आप मान लीजिए प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन इम्प्लांट्स होते हैं, कुछ इम्प्लांट्स जिसके अंदर हमारे ये दोनों हार्मोन होते हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अफेक्ट करते हैं। और जो पीक ओव्यूलेशन फेज होता है उसमें हमें LH और FSH ज़्यादा चाहिए होता है। ये फर्दर बताऊंगा मैं रिप्रोडक्शन में। तो ये प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गए तो ये भी इफेक्ट करते हैं इम्प्लांटेशन में। इसके बाद आपका है पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आप मान लीजिए हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है 28 डेज का, 28 डेज। अब इसमें से 21 डेज पे हम पिल्स लेते हैं रेगुलर, 1 पिल 1 डे, 1 पिल एवरी डे टिल 21st डे। आप मान लीजिए हम लोग एक पिल रोज लेते हैं। अब इसके अंदर एक क्या फिनोमिना क्या है कि जैसे आप मान लीजिए हमने पहले के 10 दिन ले लिया, अब 10 दिन के बाद जो 10 से 17 या फिर आप मान लीजिए हमारा 11 से 17 डेज होता है, वो हमारा पीक ओव्यूलेशन फेज होता है। तो उस टाइम हम इन को नहीं लेंगे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है इन्हें नहीं लेंगे हम। तो इसके बाद वापस से 18 से जो भी 28 डेज है इन डेज में हम ले लेंगे। और ये हमारे 21 डेज का पूरा साइकिल होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। वैसे तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, बट उसके अंदर से हम अगर ओव्यूलेटरी फेज में हम पिल्स नहीं लेते तो ये 21 डेज की एक रेगुलर पिल्स का हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर रेगुलरली पिल लेनी पड़ेगी। अगर आपने एक भी दिन, जैसे आपने सपोज 7 तारीख तक ले लिया, उसके बाद डायरेक्ट 9 तारीख को लिया है, तो आपको वापस से 9 तारीख से 21 दिन स्टार्ट करने पड़ेंगे। मतलब ये वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल बेकार गया, तो इसके अंदर वापस से 9 तारीख से 21 दिन बस स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन अगर मिस हो गया तो पूरी साइकिल मिस मतलब एक तरीके से खराब हो सकती है। तो ये रेगुलरली लेनी जरूरी है। बाकी हमारी एक सहेली पिल है, सहेली, जो कि हम 7 डेज में एक बार लेते हैं, 7 डेज 1 यूज। तो इसे 7 डेज में सिर्फ एक बार लेते हैं सहेली को। मुझे इससे वैक्सीन याद आ रहा है, बट ये एक पिल है। इसके बाद हमारे होते हैं सर्जरीज, वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। जो हमारी वैसेक्टमी होती है वो तो होता है कि उसके अंदर जो हमारी वेस्ट डेफरेंस होती है, वेस्ट डेफरेंस, ये हम फर्दर पढ़ेंगे में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है, और ये फैलोपियन ट्यूब में। तो एंड इजैकुलेटरी डक्ट, एंड इसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब एंड लेट्स से फिम्ब्रिए,
जो हमारा वेसेक्टमी होता है वो होता है मेल्स में, जिसमें हम वैज डिफरेंस और एजैकुलेशन डक एजैकुलेटरी डक के बीच में से उसे कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं ताकि हमारे स्पर्म आगे ना जा सके। और ये इससे हमारे जो स्पर्म है अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं दूसरी कोई भी फीमेल के साथ तो वो प्रेग्नेंट नहीं होएगी। इसके बाद ट्यूबैक्टमी में होता है फैलोपियन ट्यूब एंड फिम्ब्रिये के बीच में। जो फिम्ब्रिये होता है ये इन्फेंटिब्यूलम से जोड़ा हुआ या फिर ओवरी से होता है। ओवरी होती है हमारी, ये हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेगी रिप्रोडक्शन में। तो जो हमारा फिम्ब्रिये है वो कनेक्टेड होता है ओवरी से। जो तो ओवरी सीधा एग जो ओवम होता है वो फिम्ब्रिये में देती है। फिम्ब्रिये से इन्फेंटिब्यूलम कनेक्टेड होता है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है। इन्फेंटिब्यूलम से इस्थमस फिर एम्पुला में जाता है हमारा ओवम। तो ये हम फर्दर पढ़ेंगे। बाकी फिम्ब्रिये और फैलोपियन ट्यूब के बीच में हम कट एक कट डाल देते हैं और कट कर देते हैं और इसे इन्हें टाई कर देते हैं। तो जो हमारे ओवम है वो आगे पास नहीं हो पाएगी, जिससे हमारा कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। अगर ओवम ही आगे पास नहीं हुए और स्पर्म है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड हो जाएगी। इसके अंदर हमारा स्पर्म नहीं आता। बट कई केसेस में हो जाता है तो इसके फेलियर चांसेस कम, बहुत रेयर होता है। जो हमारा ओवम या स्पर्म है वो आगे पास बहुत कम या रेयर होता है, तो इसके जो फेलियर चांस है वो लो है। चांस लो, ओके। तो इसके अंदर फेलियर चांस लो होते हैं। जो हमारे इम्प्लांट्स थे और सहेली या वो थी हमारी पिल्स थी, उसके अंदर हमारे फेलियर चांस उसके अंदर भी लो होते हैं। जो हमारे कॉन्डम्स है एंड डायफ्राम्स हो रहा है उसके अंदर हमारे फेलियर चांस हाई होते हैं, क्योंकि वो कभी भी टीयर हो सकते हैं। और आईयूडीज में भी बहुत कम है, वो ऐसा नहीं है कि सब में हो सकता है। फेलियर चांस सब में ही लो होता है। और किसी में भी कभी भी, जैसे इसमें भी गलती से हो सकता है लो, या आप मान लीजिए लगभग नील, क्योंकि इसके अंदर तो होता ही बहुत लो होता है। क्योंकि इसके अंदर कट कर दिया है, इसके अंदर भी कट कर दिया है, तो ये लो होता है। इसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी, जो भी रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो होती है हमारी पुअर। अगर एक बार ये हमने काट दी तो ये रिकवर करना वापस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसकी इसकी वजह से ही हमारे फेलियर चांस बहुत लो या नील होते हैं। ये लो या नील होते हैं, याद रखिएगा इसे। ऐसा इसके लो है, और जो हमारे दूसरों के उसमें लो है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका ज्यादा लो होएगा या फिर नील होएगा, क्योंकि इसके अंदर पास ही बहुत रेयरली होएगा। उसके अंदर हो सकता है पास हो रहे हैं, बट उसके अंदर इम्प्लांटेशन में थोड़ा चक्कर आ सकता है। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये हमारे हो गई सर्जरी। ये इसकी रिवर्सिबिलिटी, जो मतलब रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है इससे। तो ये हमारे कुछ बैरियर मेथड्स है जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रासेप्शन अवॉइड हो सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया है, तो आप लोग एक बार उसे चेक करके देख लीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ाऊंगा। और साथ में एक या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी, जिसमें हमने अगर कोई भी पेरेंट हमारा इनफर्टाइल होता है तो कैसे हम जो जायगोट या एम्ब्रियो कैसे बनाते हैं बाहर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके दो टॉपिक रहेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तब तक के लिए धन्यवाद एंड सपोर्ट करते रहिए।
सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।